नमस्कार, एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। मैं हर्षवर्धन आज आपके लिए फिर एक क्लास लेकर आया हूं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टॉप मोस्ट करंट क्वेश्चन और बहुत सारी चीजें जो डिस्कस करेंगे। वो सारी चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले हम रोज की तरह जो बात करेंगे वो करेंगे आज के कुछ ऐतिहासिक बिंदुओं पर। ऐतिहासिक बिंदुओं के बाद फिर हम चर्चा करेंगे आज के करंट के क्वेश्चन पर। तो 21 दिसंबर 1898 को रसायन शास्त्री मैरी क्यूरी, आपको पता होगा, जिनको मैडम क्यूरी के नाम से भी जाना जाता है, तो मैडम क्यूरी के द्वारा सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीता गया है, वो भी केवल 2 बार। तो इसमें मैरी क्यूरी ने जो है आज ही के दिन क्या किया था, रेडियम की खोज की थी। खनिज का अध्ययन करते समय जब उन्होंने यूरेनियम से अलग कर दिया तो बाकी बचे हिस्से में रेडियोधर्मी तत्व मिला और उसी को क्या कहा गया, रेडियम कहा गया। 1914 में अमेरिका में पहली मूक हास्य फिल्म जिसका नाम है तिल्ली स्पर्श रोमांस रिलीज हुई थी। पहली मूक हास्य फिल्म थी जो अमेरिका में आज ही के दिन रिलीज हुई थी। 2012 में साउथ कोरिया के सिंगर साई का गाना गगनम स्टाइल यूट्यूब पर पहला ऐसा गाना था जिसको 1 अरब बार लोगों द्वारा देखा गया। और बात करते हैं तो 1974 में पनडुब्बी प्रशिक्षण देने वाले देश के पहले जंगी जहाज INS सातवाहन को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में नौसेना में आज ही के दिन शामिल किया गया था। ये कुछ महत्वपूर्ण बड़ी बड़ी घटनाएं थी। अब बात करते हैं कुछ आज के क्वेश्चनों पर। भारतीय सेना ने किस शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यूबेशन सेंटर लॉन्च किया है? अगर बात करें तो भारतीय सेना के द्वारा, आप ध्यान रखना, किसके, चेन्नई शहर में क्यूबेशन सेंटर लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि AI क्यूबेशन सेंटर का अगर काम करेंगे, इसका क्या है, तो संचालित माध्यमों के संसाधनों के साथ सैन्य प्रौद्योगिकी और नवाचार को ये क्या देगा, बढ़ावा देगा। और इसके अलावा बात करेंगे तो ये परिचालन दक्षता और भविष्य के संघर्षों की तैयारी को और किस तरीके से हम मजबूत कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उस उद्देश्य से इसे बनाया गया है। साथ ही में ध्यान रखना है कि सेना के ऑपरेशन और उत्कृष्टता के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर ये और अच्छी तरीके से सटीकता से अपनी जानकारी उपलब्ध कराएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये भारतीय सेना के द्वारा, अभी आपको चेन्नई से मैंने आपको एक बात बताया भी था कि रूस तक, चेन्नई रूस के बीच एक, आपको ध्यान रखना है, गलियारा शुरू किया गया है और इससे जो है रूस और भारत की जो दूरी है वो क्या होगी, रूस और भारत की दूरी क्या होगी, इससे कम होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत बड़े नेता रहे हैं कांग्रेस के बाद इनके जो पिताजी हैं वो उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। कांग्रेस के बाद इन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, बहुत बड़ा नाम है राजनीति का। तो ओम प्रकाश चौटाला किस राज्य के मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ओम प्रकाश चौटाला राजस्थान के हरियाणा के, ध्यान रखना, किसके, हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। वहां पर ये 5 बार मुख्यमंत्री बने और बहुत उठापटक वाला जो है इनका करियर रहा है। तो इसमें ध्यान रखना कि 5 बार मुख्यमंत्री बने। तो इसमें 2 दिसंबर 1989 को पहली बार बने, तो ये जो है 1989 से 1990 तक जो है रहे। दूसरी बार की अगर बात करें तो 12 जुलाई 1990 को क्या बने, ये मुख्यमंत्री बने और दूसरी बार बनारसी दास गुप्ता की जगह ली, लेकिन 5 दिन के बाद ही इनको पद छोड़ना पड़ गया। फिर बने तीसरी बार 22 अप्रैल 1991 को बने। 2 हफ्ते बाद फिर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा और उसके बाद भी जो है इनकी सत्ता चली गई। उसके बाद चौथी बार 1999 में सीएम बने, फिर भी 1 महीने तक रह पाए, उसके बाद इनकी सत्ता चली गई। फिर लास्ट बार सन 2000 से 2005 तक जब उन्होंने अपना पहला पूरा जो है कार्यकाल किया है। इसके अलावा इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि 1996 में इन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद चौटाला ने हरियाणा में लोकदल, एक जिसका नाम है हरियाणा लोकदल पार्टी बनाई। ठीक है, हरियाणा के नाम से जो है एक हरियाणा में लोकदल राष्ट्रीय नाम से एक नई पार्टी बनाई और बसपा के साथ इन्होंने गठबंधन करके हरियाणा में 5 लोकसभा सीटें जीती थी। बाद में इस पार्टी का नाम बदलकर जो है
हरियाणा लोकदल से इंडियन नेशनल लोकदल कर दिया था। आजकल इसको आप इनेलो के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? आजकल आप इस पार्टी को इनेलो के नाम से जानते हैं। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूं, हाल ही में आपको मैंने बताया था कि कर्नाटक राज्य के कर्नाटक राज्य के सीएम की मृत्यु हुई। इनका जरा नाम बताना। ये कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, हाल ही में कर्नाटक राज्य के सीएम की मृत्यु हुई है, ये कौन थे? ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बांग्लार बारी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। आप कहोगे कि मैं कह रहा हूं पेपर में ये आपको रखा हुआ मिलेगा, बड़ी योजना है। हाल ही में बांग्लार बारी आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? बांग्लार बारी आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो आंसर आ जाएगा इसका पश्चिम बंगाल में। किसमें शुरू की गई है? पश्चिम बंगाल में ये योजना शुरू की गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लार बारी आवास योजना की शुरू की है और इसका उद्देश्य यह है कि गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। इस योजना के तहत पात्र परिवार को कुल 1,20,000 रुपए मिलेंगे, जो 60 हजार रुपए की किस्तों के रूप में दिए जाएंगे। ठीक है, इसके रूप में 60,000 की एक किस्त और 60,000 की एक किस्त जो है उनको दी जाएगी। इस तरीके से उनको 1.20 लाख रुपए मिलेंगे। क्लियर है, समझ में आ गई बात? इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो पश्चिम बंगाल है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में इस समय आप कह सकते हैं, आपसे पूछा जाए कौन सी पार्टी की सरकार चल रही है, तो आप बताना कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जो है क्या चल रही है, सरकार चल रही है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आपका भारत में अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा आर्क ब्रिज कहां पर है? तो सबसे बड़ा आर्क ब्रिज कोलकाता में है। कौन सा है? कोलकाता में है। और यह है साहब हावड़ा ब्रिज। कौन सा ब्रिज है? हावड़ा ब्रिज है। कौन सा ब्रिज है? हावड़ा ब्रिज है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया है? आपको पता है कि अभी भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर चल रही है वो कितनी चल रही है? 6.4%। और इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च जो है ये कह रहा है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में दुनिया जहां महामारी की तरफ बढ़ रही है, जहां बेरोजगारी की तरफ बढ़ रही है, भारत की इकोनॉमी मजबूती से बढ़ेगी और भारत की इकोनॉमी 6.6% रहेगी। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च इसको IND रा के नाम से भी जो है जाना जाएगा। 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इन्होंने 6.6% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। चालू वित्तीय वर्ष की अगर बात करें तो चालू वित्तीय वर्ष में अनुमानित मैंने आपको बताई दी है 6.4% की वृद्धि चल रही है। और मुख्य रूप से ये वृद्धि जो है अभी और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि भारत में आने वाले समय में और ज्यादा निवेश दूसरे देश करने वाले हैं। ठीक है, और सकल स्थिर पूंजी निर्माण जिसको आप GFCF के नाम से जानते हैं, GFCF में 7.2% की वृद्धि का अनुमान है। यह भी ध्यान रखना, GFCF में कितने परसेंट वृद्धि का अनुमान है? तो आप कह सकते हैं 7.2% की वृद्धि का अनुमान है। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये भी। पेपर में आप जो समझ लो RPF का जो पेपर देने जाओगे कांस्टेबल का, ये आपको रखा हुआ मिलेगा। एशियन रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जा रहा है? दरअसल ये एशियन रोल बॉल चैंपियनशिप का चौथा संस्करण है और इसका आयोजन जो है कहां पर? गोवा में। ये दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ छोटा सा, कहां? गोवा में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें ध्यान रखना कि गोवा में क्या है, मंडगांव का मनोहर पारिकर स्टेडियम में हो रही है
जो है कार्यक्रम है, और 17 दिसंबर से इसको जो है चलाया जा रहा है, 25 दिसंबर तक ये लगातार चलेगा। इसमें आप ध्यान रखना कि खेल और युवा मामलों के मंत्री गोविंद गोडे के नेतृत्व में ये खेल शुरू हुआ है, और ये चैंपियनशिप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित कर रही है। और गोवा का मंडगांव जो है इसमें मनोहर पारिकर स्टेडियम जो है इसका दर्शनीय स्थल है। ये गोवा में कई बार पूछा भी गया है क्वेश्चन कि आप जब पेपर देने जाओगे कि मनोहर पारिकर अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम कहां पर है, तो आप बताओगे गोवा में है। कहां पर है? गोवा में। अध्यक्ष अगर पूछा जाए इसके कौन है, तो चेतन भंडल इसके भंडवलकर हैं, और ये पूर्व महासचिव हैं आरबीएफआई के, ये भी ध्यान रखना। और महासचिव इस समय कौन है इसके? रोहित खांडेकर हैं, ठीक है। और आईटी निर्देशक आरबीएफआई के रहे हैं। तो ये दो आदमी है, जरा महत्वपूर्ण से नाम है, ये आपको ध्यान रखने हैं। भारतीय महिला टीम ने टी20 क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? तो भारतीय टीम, अभी आपको पता होगा कि इंडिया की जो पुरुष टीम है उसने तो बनाया था अपना 293 रन हाईएस्ट स्कोर। अब इंडिया की टीम ने वेस्ट इंडीज की टीम, ये महिला वर्ग की है, ध्यान रखना कौन से वर्ग की है? महिला वर्ग की है। महिला वर्ग की जो वेस्ट इंडीज टीम है इसके खिलाफ इन्होंने टी20 मैचों में अपना अभी तक का सबसे बड़ा जो हाईएस्ट स्कोर था उसको खड़ा कर दिया, 217 रन 4 विकेट पर। और ये मुकाम वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरे और निर्णायक टी20 मैच में हासिल किया है। और यहां ध्यान रखना, ये मैच जो है नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट अकादमी में खेला गया था, और इस मैच में स्मृति मंदाना ने 47 गेंदों पर 77 रन बनाए थे। ध्यान रखना, 47 गेंदों पर 77 रन बनाए थे। आपको ध्यान रखना है एक शब्द जिसका नाम क्या है? वेस्ट इंडीज। अगर बात करें वेस्ट इंडीज की, तो वेस्ट इंडीज 20 से 22 छोटे छोटे द्वीपीय देशों का समूह है। द्वीपीय देशों का क्या है? ये समूह है। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो है आपका उत्तरी अमेरिका में है। कहां पर है? उत्तरी अमेरिका के हिस्से में आते हैं, उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। ठीक है भाई, समझ में आया क्वेश्चन? उत्तरी अमेरिका के कॉन्टिनेंट में है। अगला क्वेश्चन, एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो अगर ये वाली बात आए तो एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो आप इसका आंसर बता सकते हैं कहां पर? दोहा में। ठीक है, कहां पर आयोजन किया जा रहा है इसका? दोहा में। कतर की राजधानी है दोहा। तो एशियन और यूथ अगर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की बात करें तो इसका आयोजन 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक होगा। और चैंपियनशिप में 28 सदस्यीय भारतीय दल गया है। इसमें 28 सदस्यों का भारतीय दल गया है। अभी तक का इस टूर्नामेंट में भारत का सबसे बड़ा दल है। अगर बात करेंगे इसमें, तो मार्टिना मैगाम एशियाई जूनियर चैंपियनशिप के समान भार वर्ग में इन्होंने प्रतिस्पर्धा करते हुए 273 किलोग्राम वजन जो है भार उठाया। 273, आप कह सकते हैं 2 क्विंटल 37 किलो वजन जो है किसने उठाया? मार्टिना मैगाम के द्वारा उठाया गया है। ठीक है, और इसमें धनुष लोकनाथन भी गए हैं। धनुष लोकनाथन ने क्या है कि आपको ध्यान होगा IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 55 वर्ग किलोग्राम में कांस्य पदक विजेता है, ये भी गए हैं। तो संभावना ये है कि भारत की तरफ से इसमें कुछ ना कुछ बड़ा होगा, और भारत की तरफ से इसमें पदक जीतने की खुशी जरूर मिलने वाली है। ध्यान रखना, दोहा जो है वो किसकी राजधानी है? दोहा कतर की राजधानी है। दोहा किसकी राजधानी है? दोहा कतर की राजधानी है। दीपा मलिक की पुस्तक का शीर्षक क्या है जिसका हाल ही में विमोचन किया गया है? ठीक है, दीपा मलिक, ये आपको दिख रही होंगी दीपा मलिक। भारत की आपसे पूछा जाए तो ये कौन है? पैरा खिलाड़ी है, भारत की पैरा खिलाड़ी है। और इनके द्वारा क्या किया गया है? इनके द्वारा अपनी पुस्तक लिखी गई है, उसका नाम क्या है? ब्रिंग इट ऑन। ठीक है, क्या नाम है? ब्रिंग इट ऑन इनकी पुस्तक का क्या है? शीर्षक है। ठीक है भाई, दीपा मलिक के बारे में बात करें तो इनकी किताब का पूरा नाम है ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। पूरी किताब का नाम क्या है? ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। प्रकाशक है इसके हार्पर कॉलिंस। और
इसकी अगर बात करें तो दीपा मलिक भारत की अग्रणी पैरा एथलीट के रूप में जो है जानी जाती है। इन्होंने 23 अंतरराष्ट्रीय पदक जीते हैं। पैरा श्रेणी में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये बड़ा नाम है। 23 पदक इन्होंने जीते हैं। इसमें 2016 के रियो पैरा ओलंपिक में रजत पदक और पैरा ओलंपिक में और कई सारे पदक इन्होंने जीत रखे हैं। इनको खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ये पहली भारतीय पैराप्लेजिक महिला तैराक भी बनी है और बाइकर भी है और कार रेलिस्ट भी है। तो इनके जो है आप ध्यान रखना, इनके नाम पर 4 लिम्का विश्व रिकॉर्ड भी हैं, ये भी आप में ध्यान रखना है। तो दीपा मलिक के बारे में जाना जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि ये भारत की पहली पैरा महिला जिन्होंने पैरा ओलंपिक में पदक जीता, जिन्होंने पैरा ओलंपिक में क्या किया, ओलंपिक में पदक जीता, जिन्होंने पैरा ओलंपिक में क्या किया, पदक जीता। ठीक है। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन किस राज्य में परमाणु विद्युत परियोजना स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो हाल ही में एनटीपीसी के द्वारा घोषणा की गई है कि वो 2025 में बिहार में अपनी नई एक परियोजना और स्थापित करेंगे। तो ये जो है बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे बिहार के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं सुधार होगा। बिहार में परमाणु विद्युत परियोजना स्थापित करने की इन्होंने घोषणा कर दी है। और यहाँ सीएमडी जो है इनके आपको ध्यान रखना, एनटीपीसी के, वैसे तो अगले पेज पे लिखा हुआ है एनटीपीसी के, तो एनटीपीसी के जो सीएमडी है, मैं दोबारा बता रहा हूं, इनका नाम है गुरदीप सिंह। क्या नाम है? गुरदीप सिंह है। और इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है, बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 शिखर सम्मेलन में अभी जो चल रहा है, ये विवादों में भी आ गया, वहां पर ये सम्मेलन चलते हुए वहां के मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं हो रहे और ये जा रहे हैं। दरअसल कुछ उठापटक चल रही है बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच में, और उठापटक जो चल रही है वो तब से चल रही है जब उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल रखा, उसमें कुछ ऐसी बात कही जा रही है कि कुछ जो नीतीश कुमार के जो सांसद रहे उन्होंने बीजेपी के विपक्ष में वोट डाला है। वो मसला जो है थोड़ा गरमाया हुआ है। एनटीपीसी की वर्तमान क्षमता जो है 76,531 मेगावाट है, जिसमें तापीय और सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जो है शामिल है। भारत में सबसे ज्यादा बिजली देने के मामले में जो कोई संस्था सबसे अग्रणी है वो कौन सी है? एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसमें ध्यान रखना, ये 51% एनटीपीसी और जो के बीच जो है एक संयुक्त उद्यम अणुशक्ति जो एक समझौता हुआ है। इसमें एनपीसीआईएल के 51% शेयर हो गए और एनटीपीसी के 49%। इसमें ध्यान रखना, अश्विनी एक शॉर्ट फॉर्म है, अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड की शॉर्ट फॉर्म क्या है? अणुशक्ति। अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड की शॉर्ट फॉर्म है अश्विनी। ये भी काफी चर्चा में रही थी। एनटीपीसी के सीएमडी अगर मैंने आपको बताई दिया कौन है? गुरदीप सिंह है। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, हर बार इससे क्वेश्चन बनता ही है आपको। फिर मैं आपको बता रहा हूं, रियल मैड्रिड ने किस टीम को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता है? अगर आपसे पूछा जाए रियल मैड्रिड ने किस टीम को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता है, तो आंसर आ जाएगा पचुका टीम को हराकर क्या किया गया? ये पदक जीता गया है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है कि इसका आयोजन जो है वो कहां हुआ है? कतर में हुआ है। और मैक्सिकन टीम, मैक्सिको देश की टीम है जिसका नाम है पचुका, को 3-0 से हरा दिया। और इसमें कार्लो एंसेलोटी क्लब के साथ जो है अपना 15वां उन्होंने जो है कोच के रूप में ये खिताब जीता है। और रियल मैड्रिड के इतिहास में सबसे सफल मैनेजर जो है वो कौन बन गए? कार्लो एंसेलोटी बन गए। इसके अलावा आपको ध्यान रखना, हाल ही में कार्लो एंटोलोसी को फीफा के द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच भी चुना गया था। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि 1960, 1998, 2002 में, और ये आपका एक आ गया आपका 2024, तो कुल मिला के 4 बार जो इंटरकॉन्टिनेंटल कप है ये रियल मैड्रिड के द्वारा जीता गया है। रियल मैड्रिड के द्वारा ये कप जीता गया है। ठीक है,
तो आज के सारे क्वेश्चनों को आपने देखा होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा। मिलते हैं कल फिर एक और बेहतरीन सी क्लास में, जिसमें हम जाते हैं और करेंगे कुछ नई बातें। ठीक है, धन्यवाद।